हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और सुबह 7:45 में जो आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं स्पेशली फॉर द जेट झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है, तो ये क्लास और ये टाइम आपको याद रखनी है कि भाई यहीं से सिलेक्शन की जो राह है ना वो आपकी शुरू होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जेपीएससी जेट कॉमर्स की। और ऑलरेडी अभी तक हम लोगों ने, आपको पता है कि 25 क्लासेस कवर कर ली हैं। आज हम लोग हमारा 26वां क्लास कवर करने वाले हैं और आज के टॉपिक में कवर करने वाला हूं एचआरएम। टाइम याद रखना है कितने बजे भैया क्लास होगी। 7:45 सुबह डेली ये क्लासेस आपकी चल रही है। पेपर 1 भी कवर हो रहा है और पेपर 2 भी कवर अप हो रहा है। दोनों क्लासेस आपकी गोइंग ऑन है, सो डोंट बी मिस आउट। अच्छे से कवर अप करना चाहिए, ठीक है। आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत कुछ इसमें पढ़ने को है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, मोटिवेशन थ्योरीज है, अलग अलग टर्म है। तो आज की क्लास में ना केवल मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, बल्कि जितने भी थ्योरीज लेने वाला हूं ना, सबके बेसिक्स ओवरव्यूज भी देने वाला हूं। उतना कर लोगे थ्योरीज अपने आप कवर अप हो जाएगी, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। देखो, ये केवल ऐसा नहीं कि जेट में काम आने वाला, ये यूजीसी नेट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको। और टेलीग्राम ग्रुप पर डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, ताकि जितनी भी हमारी पीडीएफ है वो आपको डेफिनेटली वहां से मिल जाए, ठीक है। और लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। और आपको भी पता है कि पेपर 1 की स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स हम लोगों ने रिलीज की हुई है, जिसमें 15 फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलने वाला है। ऑर्डर करने के लिए लक्ष्य एकेडमी की वेबसाइट पे चले जाओ, नीचे लिंक मिल जाएगा। ऐप से भी कर सकते हो, या तो फिर ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पे सिंपली मैसेज कर दो बुक लिंक, जेट बुक लिंक। बस आपसे ये मैसेज कर दो, आपको जो बुक का लिंक है वो आपके पास पहुंच जाएगी। आप उसे डेफिनेटली वहां पर से बड़े आराम से ऑर्डर कर पाओगे, ताकि घर में डिलीवर्ड हो जाए, ठीक ना। सिंपली एक मैसेज डाल दो, जेट बुक लिंक। आपके पास डेफिनेटली जेट के जो बुक लिंक है वो पहुंच जाएगी, राइट। और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, बता दूं आपको कि जो ऑफर है वो कल तक वैलिड है भाई। कल लास्ट डेट है 31, ठीक ना, 31 दिसंबर का, जनवरी सॉरी, 31 जनवरी का लास्ट डेट है ऑफर का। तो नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलेंगे, राइट। चलो शुरू करते हैं सेशंस को। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा बच्चों वाला है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बेस्ट डिफाइंड एज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि जो एचआरएम है वो क्या डिफाइन करता है। पहला क्वेश्चन एकदम इजी है, चलो जल्दी से बताओ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सबसे अच्छे से किस तरीका से परिभाषित किया जा सकता है। क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ह्यूमन यानी कि हम और आप, इंसान। रिसोर्स यानी कि एक तरह का एसेट, मतलब जो हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो फिलहाल मैं आपके लिए अपनी रिसोर्सेस, अपनी स्किल्स आपको दे रहा हूं। तो आपके लिए मैं एक रिसोर्स हूं। आपके लिए क्या हूं? मैं एक रिसोर्स हूं, कि एज अ टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप अभी स्टडी कर रहे हैं, तो आप मुझसे रिसोर्स ले रहे हैं, ठीक ना। तो रिसोर्स मैनेजमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से मैनेज किया जाए मतलब किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल किया जा सके। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सिंपल सा टर्म्स है। इसमें क्या क्या चीजें आती है? इसमें प्रोक्यूरमेंट आता है, इसमें डेवलपमेंट आता है, इसमें कंपनसेशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, मेंटेनेंस आता है। ये सब कुछ आता है ह्यूमन रिसोर्स में। मतलब ह्यूमन रिसोर्स को खरीदना, खरीदना मतलब सैलरी देना, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप मुझसे प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं तो हमारी कोर्सेस अवेलेबल है। तो क्या हुआ, एक तरह से मैं अपनी प्रॉपरली फी चार्ज कर रहा हूं। आपकी जॉब लग जाएगी तो जहां पर आप जाएंगे, वहां पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो वहां पर आपको सैलरी मिलेगी। बात एक ही है, टर्म्स अलग अलग होते हैं। कोई फी के माध्यम से ले रहा है, कोई सैलरी के माध्यम से ले रहा है, बट वो क्या हो रहा है? खरीद रहे हैं। विकास हो रहा है, मतलब मैं नहीं हो रहा हूँ विकास, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। ये नहीं कि सर विकास हो रहा है मतलब आप भी आ जाओगे क्या? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ भाई। डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट का मतलब आपकी खुद की ग्रोथ भी होगी, साथ ही साथ में आप जहां रहेंगे वहां की भी ग्रोथ होगी, दोनों चीजें होगी। मुआवजा भी एक तरह से वही हो गया, कि आपकी जो काम होगी उसके बिहाफ पे आपको मुआवजा दिया जाएगा। खरीद मुआवजा, बोथ आर सिमिलर, डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग्स है। एकीकरण, सबको मिला जुला कर रखा जाएगा। और रख रखाव, मेंटेनेंस किया जाएगा, ताकि अपडेट हो सके। तो ये सभी चीजें हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एचआरएम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा कथन है एचआरएम की प्रकृति का? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रकृति को लेकर के, यानी कि नेचर को लेकर के कौन अच्छे से डिफाइन करता है? हम और आप, इंसान जो है, क्या कभी भी रुकने वाली चीजें हैं? जो इंसान रुक जाता है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा नहीं हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे भी आपने देखा होगा लोग हैं जो
स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी को दूर रखते हैं, अरे नहीं यार मेरे पल्ले नहीं पड़ता, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो कहीं वो दुनिया में पीछे नहीं रह जा रहे हैं, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया स्मार्ट टेक्नोलॉजी में उतर गई है। स्मार्टफोन चलाने आना चाहिए आपको। अब चलाने का आने का मतलब ये नहीं कि बैठ के उसमें रील्स देखो टाइम पास करो, नहीं। चलाने का मतलब है चीजों को समझना, उसमें जो अलग अलग एप्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, उनका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है वो सीखना, ये बहुत जरूरी है। तो जब चीजें आप सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आप डेवलप करते हो, और आप नहीं करोगे तो क्या होगा। पानी देखा है, पानी सिंपल सी बहती हुई पानी बहुत अच्छी होती है, साफ होती है, सुथरी होती है। वही अगर पानी को एक जगह ठहरा दो तो क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा। सेम चीज है ह्यूमन रिसोर्स में, कि अगर इंसान खुद को डेवलप करे तो बहुत अच्छी बात है, वो साफ सुथरा और हमेशा काम के लायक रहेगा। लेकिन अगर वो ठहर जाए ना, अपने आप को, अपने जो ब्रेन है उसका इस्तेमाल रोक देना, तो वो क्या हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस एंड परवेसिव फंक्शन है, मतलब ये निरंतर बढ़ने वाला और एक व्यापक फंक्शन की ओर काम करता है। ठीक है, मतलब कंटिन्यू लर्न करने वाला और बहुत बड़े क्षेत्र में जहां पर भी बोलो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफरेंशिएट फ्रॉम एचआरएम एंड पर्सनल मैनेजमेंट। ध्यान से देखो, एचआरएम को लेकर के और पर्सनल मैनेजमेंट को लेकर के दोनों में क्या डिफरेंस अच्छा है। ठीक ना, एक एचआरएम है और एक पर्सनल मैनेजमेंट है, इनमें से कौन सा दोनों में डिफरेंशिएट कर रहा है, दोनों को अलग अलग कर रहा है, जल्दी से बताओ। पर्सनल मैनेजमेंट जहां पर आप सिर्फ खुद को देखेंगे, पर्सनल मैनेजमेंट जहां आप सिर्फ खुद को देखेंगे। एचआरएम जहां पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप चीजों को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंसान काम करते हैं सबको देखेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जब कोई काम करता है, काम कौन करता है, इंसान। कोई इंसान कैसे काम करता है, तो वो अपनी स्किल की वजह से काम करता है। आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हो, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हो। आप बोलेंगे सर आप कॉमर्स के अच्छे टीचर हैं, कॉमर्स के एक्सपीरियंस टीचर हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं तो हमें अच्छा भी लगता है। तो इसका मतलब आप मेरे स्किल्स को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं। एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं, आप मेरे लिए नहीं आए हो यहाँ पर, ये नहीं कि सर आपका शकल बहुत अच्छा है इसलिए हम आपको देख रहे हैं। कोई ऐसा है क्या कि सर आपकी शकल अच्छी है ना इसलिए हम आपको देख रहे हैं। एनीवन, कोई ऐसा है, डेफिनेटली कोई नहीं होगा। बिकॉज ऑफ क्यों आप मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि आपको स्किल्स यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं कॉमर्स वाला पार्ट वो आपको समझ में आता है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होती है। तो आप मेरे स्किल्स के पीछे आए हैं, ना कि मेरी शकल के पीछे आए हैं। राइट, तो यहां पर क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो फोकस करता है पीपल एज अ एसेट्स, और वहीं पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो क्या फोकस करता है, बस खुद के डेवलपमेंट, खुद को देखता है। बस खुद को देख रहा है, खुद के लिए, खुद की बेनिफिट, खुद की वाली चीजें। तो वो केवल और केवल खुद को देखता है, आगे नहीं बढ़ता है। सो ऑप्शन नंबर बी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चंस जो यहां से करेंगे ये पूरा का पूरा मोटिवेशन थ्योरीज पर आने वाला है। बहुत सारे मोटिवेशन थ्योरीज हैं और सभी के ना डिटेलिंग में लाया हूं। डिटेलिंग का मतलब कुछ इस टाइप का डिटेल आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना, तो भाई पूरी की पूरी डिटेलिंग है। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ पहले। चलिए चार स्टेटमेंट हमारे पास दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग में सही और गलत चूज कीजिए। मास्लोस की नीड ऑफ हायरार्की थ्योरीज पता है हमें, उसके आधार पर है क्या, लोअर लेवल की नीड है, मस्ट बी अ, यहां पर बोला जा रहा है सब्सिक्वेंटली सेटिस्फाइड बिफोर अ हायर लेवल नीड्स इमर्ज, यानी कि उच्च स्तरीय जरूरतों को उभरने से पहले आपको निम्न जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। मतलब ऊपर की नीड जाने से पहले नीचे वाली नीड, हम लोगों ने अगर मास्लोस की नीड पढ़ी है तो टोटल 5 नीड्स होती है हमारे पास में। ठीक है, तो यहां जो पांचवी नीड है ये पहले पूरी करनी होगी, जो पहली नीड है वो पूरी करनी होगी पांचवी में जाने से पहले। क्या ये सही है, बिल्कुल मास्लो साहब यही बोलते हैं, मास्लो साहब का यही कहना है हमारा। स्टीम नीड में इंक्लूड होता है सेल्फ रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से, यहां पर ध्यान से देखो, सम्मान की जरूरतों को में जो हमारा आत्मसम्मान है और दूसरों से पहचान शामिल होता है। जो स्टीम नीड है उसमें हम क्या देखते हैं ना, कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट में आ जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कहने का मतलब होता है जहां पर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड पहनेंगे, नॉर्मल नहीं है, पैसे आ गए हैं थोड़े से अच्छे हो गए तो अच्छे से अपने आप को रेडी सेडी एकदम सूट बूट में रखेंगे। कहीं शादी पार्टीज में गए हैं तो एकदम वेल ड्रेस्ड होकर के जाएंगे, इसलिए भी जाएंगे ताकि लोग हमें देखे, जाने, पहचाने, अरे यार ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर, अरे इस कॉलेज का प्रोफेसर, अरे वो है। तो कहीं ना कहीं माइंड सेट वैसा हो जाता है जो हमें चाहिए होता है। बिल्कुल, ये स्टीम नीड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
मास्लो सजेस्ट करते हैं दैट ऑल 5 नीड्स, जो नीड्स हैं, ऑपरेट साइमल्टेनियसली विद द इक्वल इंटेंशनली। बोला ये जा रहा है, ये मास्लो का सुझाव दिया था कि सभी पांचों जरूरतों को समान तीव्रता के साथ में काम करती है। क्या सभी सिमिलर है? नहीं, सभी सिमिलर इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ हर इंसान को हर चीज नहीं चाहिए। कुछ इंसान नॉर्मली 100 रुपए कमा करके भी खुश है, कुछ इंसान 500 रुपए कमा के भी खुश नहीं है, और कुछ इंसान लाख रुपए कमा करके भी खुश नहीं है। ठीक है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन है। तो हर इंसान की अपनी जरूरत और अपने हिसाब से वो काम करता है। तो पहली बात तो कभी भी कोई 5 नीड्स के पीछे पड़ता नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो यही खड़े खड़े कर दीजिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे टॉप वाली नीड है, रिलेटेड टू द रियलाइजिंग वन फुल पोटेंशियल। यानी कि जब कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच जाता है तो वो अपना फुल पोटेंशियल में पहुंच जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाली नीड भी है हमारी है। ठीक है? तो मास्लोस ने ये 5 नीड्स हमें दिए हैं। ठीक है? फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल नीड, जिसमें हम रोटी कपड़ा मकान बेसिक जरूरतों को पूरा करने की बात करते हैं। दूसरा हमारा आता है, तो फर्स्ट हो गया। दूसरा हमारा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी कि जब कोविड का समय आया था तो लोगों के पास खाने पीने के लिए ना बहुत दिक्कत पड़ गए थे। तो अगर आपने अपने पास अपनी सेविंग्स रखी हो तो ये रोटी कपड़ा मकान की जरूरत आपकी घट जाती है। इसीलिए कहा जाता है ये कुछ सेविंग्स करना चाहिए। ये नहीं कि 100 रुपए कमाया तो 100 का 100 उड़ा दो, नहीं, 100 रुपए कमाया तो कम से कम 10 रुपए 20 रुपए अपने पास जमा करके रखो। एज अ सेव फ्यूचर में यूज होगा, 10-20 रुपए इन्वेस्ट करके रखो और बाकी उड़ाओ, ये कहा जाता है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड क्या है कि जो अपने रोटी कपड़ा मकान कमाया था उसको अपने पास जमा करके रखिए। इसमें हमारा हेल्थ आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, प्रॉपर्टी आती है, फैमिली एंड सोशल एबिलिटीज आती है, ये सब चीजें लेकर के आते हैं। देन फिर हमारे पास आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, बहुत बार ऐसा नहीं होता है आप लोगों को कि अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है और किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाना है, सीरियसली बताना वहां जाने का मन नहीं करता है, खास करके जब अपने लोग होते हैं तो। क्योंकि सर सबके नजरें ना होती है ना, वो हमें देख के चुभती है। नहीं होता ऐसा? यार ये तो वही है ना जो 2 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा है चौकरी। अक्सर जाओ उनके पास ये पूछेगा, और बेटा तब पढ़ाई चल रही है, कैसा है, क्या हुआ? एकदम वो आपको टोन देने, वो असल में वो आपसे पूछ नहीं रहे हैं। असल में वो आपकी जो फेलियर हुई है ना उसकी ना वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो नेचर होता है। अक्सर ऐसा हो तो क्या मन नहीं ना करता है वहां जाने का? सीरियसली बताओ, मन करता है कि नहीं? कमेंट करके बताना कि हाँ सर सच में दिल नहीं करता। और वहीं अगर आपकी नौकरी लग जाती है तब आप जाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बिकॉज ऑफ चाहते हैं कि देखो, हाँ हम ही है वो, जो भैया लग गई है मेरी नौकरी, और लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, जहां पर आप लोगों से क्या करना चाहते हैं? इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इसमें फ्रेंडशिप, फैमिली, ठीक ना, इमिटेसी, हमारा सेंस ऑफ कनेक्शंस, ये सब सारी चीजें हमारे पास देखने को मिलती है। चौथा है सेल्फ स्टीम नीड, जहां पर आप थोड़ा सक्सेस ज्यादा आपको मिल जाती है। अक्सर कितनी बार ऐसा होता है कि एक एग्जाम की तैयारी नहीं निकल रही थी, 5 एग्जाम निकल गया अचानक से। अब जिस एग्जाम को दे रहे सेल्फ निकल जा रहा है। दिस इज सेल्फ स्टीम नीड, जहां पर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, आप बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं, आपको दूसरों से रिस्पेक्ट मिलने लगता है। ठीक है ना? तो वो सारी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एज अ टीचर, अगर मैं सिंपली अपनी एज अ स्टूडेंट करियर की बात करूं, भाई मैट्रिक तक मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। मैं इंटर में भी ठीक ठाक पढ़ा, ग्रेजुएशन से पढ़ना स्टार्ट किया था और बहुत मस्त पढ़ने लगा था। अब उसके बाद अब कभी उस लेवल पर जिसमें अगर कोई मुझे मैट्रिक में देखा होता या इंटर में देखा होता, कभी वो बोल सकता था कि मैं जेआरएफ होल्डर रहूंगा। जेआरएफ होल्डर छोड़ो, मैं सामने वाले जो मेरे बच्चे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने होंगे कहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर कभी मैं पढ़ रहा था, उसके लेवल का नहीं था। और आज एक नहीं भाई हजारों बच्चे ऐसे होंगे पूरे भारत में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं, और उनके पास सिंपली भाई कि विकास सर से पढ़ करके असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं वो। आप खुद सोचो। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए क्या होता है? मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कभी आप लोग सोचा होगा, कभी मैंने भी नहीं सोचा होगा कि यार मैं ये जेट के लिए बुक लिखूंगा, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई बुक लेकर के आऊंगा। कभी हम लोग खुद बाजार में जाते थे, ढूंढते थे कि कोई बुक मिल जाए पढ़ने के लिए, और आज मेरी खुद की अपनी बुक आती है जेट के लिए, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सिंपल सी भाषा में असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरी बुक खुद की तो बुक आती है। आप खुद सोचो, लिटरली कभी भी किसी ने सोचा होगा अगर मैं 10th 12th में होऊंगा, अगर आपने भी 10th 12th में, तो आप कभी सोचे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे? तो कहीं ना कहीं लिटरली ये क्या दिखलाता है हमें? अचीवमेंट्स को दिखलाता है। ये हमें टॉप लेवल में ले जाने को, ये हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ को दिखलाता है, हमें हमारे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है कि हाँ आप कर सकते हैं ये चीजें। देन फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो ये सबसे टॉप लेवल में होता है, जहां पर आप एक तरह से बोल सकते हैं हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर चीजें थोड़ी सी खुद के बारे में या लोगों के बारे में छोड़ के कि यार मारो गोली, जो सोचता है सोचने दो। आप आत्म मंथन कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, थोड़ा सा भलाई का काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें मिलने लगती है। तो ये पांचों चीजें ध्यान रखना है, 5 नीड्स ऑफ
मास्लोस, जिसे नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी या नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। ठीक है। दूसरा, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी सबने पढ़ी है, एक होती है हाइजीन, एक होती है मोटिवेशन थ्योरी, राइट। चलो जल्दी से इसका आंसर दो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूं ताकि फिर मैं थ्योरीज भी समझाना है मुझे, इसीलिए। तो हाइजीन फैक्टर क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है डिससेटिस्फैक्शन बट डू नॉट मोटिवेट इंप्लॉय। हाइजीन और मोटिवेशन फैक्टर, सबसे पहले बात, पहले थ्योरी समझ लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा आसान होगा। तो हमारे पास क्या है? हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। अब ये टू फैक्टर थ्योरी क्या है? इस पे दो फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये बोलते हैं कि भैया हमारे पास फैक्टर ना दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज मोटिवेशनल, सेकंड वन इज हाइजीन। अब ये दोनों है क्या वो समझिए। मैं किसी स्कूल में गया पढ़ाने के लिए एज अ टीचर, स्कूल में गया पढ़ाने के लिए, ना तो वहां ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, और ना तो मेरे हाथ में बुक है, और ना तो सामने वाले बच्चे जो हैं वो मोटिवेटेड है। मतलब भाई ठीक है यार, चलो मास्टर आ गया है, पढ़ लेते हैं, वो वाली चीजें। सीरियसली बताओ, क्या मुझे वहां पर घुस करके पढ़ाने में दिलचस्पी आएगी? ना तो बोर्ड है, ना तो बुक है, ना तो सामने वाले बच्चे को इंटरेस्ट है। क्या मैं अपना 100% वहां पर दे पाऊंगा? ऑफ कोर्स नहीं। मतलब दिस इज कॉल्ड हाइजीन थ्योरी, जहां पर मैं मोटिवेट नहीं हो रहा हूं बल्कि डीमोटिवेट हो रहा हूं। बल्कि मैं क्या हो रहा हूं? डीमोटिवेट। मतलब रिलेशन विद द पीयर्स, कंपनी पॉलिसी, फिजिकल वर्क, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी और सुपरविजन, ये सभी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अगर अच्छी ना हो तो मैं मोटिवेट नहीं, मोटिवेशन से नीचे आ जाऊंगा। मोटिवेट तो मारो गोली, मैं नीचे आ रहा हूं। ठीक है। दूसरा आता है मोटिवेशन फैक्टर, ठीक है ना। मोटिवेटिंग फैक्टर का मतलब ये हुआ कि जिस क्लास में मैं गया पढ़ाने के लिए, वहां डिजिटल बोर्ड है, मान लो मैं पहले कभी डिजिटल बोर्ड यूज नहीं किया और डिजिटल बोर्ड मुझे मिल गया, बुक मेरे पास अच्छा सा दिख रहा है, ठीक है, तो बुक अच्छा दिख रहा है। अब सामने वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी पढ़ने को अति उत्साहित हैं, सारे के सारे टॉपर्स हैं, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेट हो जाएगा, अरे यार क्या बात है, इनको पढ़ाऊंगा तो यार कहना है मेरा भी नाम रोशन हो जाएगा, बच्चे ये तो कुछ ना कुछ तो करके दिखलाएंगे, तो अंदर दिल गदगद हो जाता है। तो मोटिवेशन थ्योरीज, तो मोटिवेशंस में भी इसमें कुछ अचीवमेंट्स हमें मिल सकता है, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, वर्क इट सेल्फ, खुद से आगे बढ़ने की मन करती है, जॉब एडवांसमेंट्स मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो मोटिवेशन थ्योरी जहां पर हम मोटिवेट होते हैं, हाइजीन थ्योरी जो हमारा मोटिवेशंस को या तो नॉर्मल रखेगा या तो गिरा देगा, ये तो नॉर्मल रहेगा तो गिरा देगा, ठीक है ना। तो दो चीजें ध्यान देना है हमें। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, चलो जल्दी से आओ। तो हाइजीन फैक्टर जो है वो क्या बोलता है? हाइजीन फैक्टर जो है वो असंतोष को रोकता है। मतलब आप असंतोष हो रहे हैं, हाँ ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं हो रहे बट डीमोटिवेशन पर हम लोग जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर रोक रहा है उसको। बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है हमारे पास कि डीमोटिवेशन पर पहुंच, मतलब डीमोटिवेट होने से रोक रहा है, डीमोटिवेट भी नहीं कर रहा है, डीमोटिवेट होने से रोक रहा है हमें, ठीक है। अ, फिर मोटिवेटर आर रिलेटेड टू अ जॉब कंटेंट एंड इंट्रेंसिक फैक्टर। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो मोटिवेटर फैक्टर है वो कहीं ना कहीं जॉब के कंटेंट और अंदरूनी फैक्टर्स से संबंधित होता है। जैसे मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मैं पढ़ा रहा हूँ बड़ी मजेदार से, तो ये पढ़ाने में मैं मोटिवेशन होता हूँ, तो ये मेरी अंदरूनी फैक्टर है, तभी तो मैं मुझे मजा आता है, ये इंट्रेंसिक पार्ट है मेरा, जिस वजह से मैं मोटिवेट होता हूँ, ठीक ना। सैलरी एंड वर्किंग कंडीशंस, ये जो है ये मोटिवेटर का काम करते हैं। देखो ध्यान से देखो, वर्किंग कंडीशन हाइजीन फैक्टर का काम है, सैलरी एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में जाता है, ये हाइजीन में भी जाएगा, मोटिवेशन में भी जाएगा। मतलब ये मुझे ठीक ठाक सैलरी मिल रही है तो मैं ठीक ठाक काम करूंगा, मुझे ज्यादा सैलरी मिल रही है मैं ज्यादा काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको बोलूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की आप नौकरी कर रहे हो, जॉब भर रहे हो ना, इसमें आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो 1 लाख रुपए होगी, मतलब जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 1 लाख होगी। तो अभी आप नॉर्मल मेहनत कर रहे हो, मैं वहीं पर बोलूं कि देखो भैया आपकी जो सैलरी होगी ना वो हो सकता है कि बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है, आपको स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख मिलेगी। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप में से जितने लोग स्टडी कर रहे हैं ना, सब के सब अपना सारा काम दाम छोड़ के ना पढ़ाई पे उतर जाओगे आप। उतरोगे या नहीं उतरोगे? तो सैलरी मोटिवेशन दिया कि नहीं दिया, तो डिपेंडिंग अपॉन, कुछ लोगों के लिए सैलरी मोटिवेशन हो सकता है, कुछ के लिए हाइजीन होता है, ये दोनों जगह आता है। अब्सेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन। अगर हाइजीन फैक्टर ना हो तो डिससेटिस्फैक्शन में हम उतर जाएंगे, हाँ बात सही है। हाइजीन हमारी डिससेटिस्फैक्शन को रोकता है, लेकिन जैसे ही अगर ये भी ना हो तो हम नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो एक दो और चार, एक दो और चार सही है, राइट। नेक्स्ट,
एमसी ग्रेगर का थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, जितने भी है मोटिवेशन थ्योरी के पार्ट है, और एमसी ग्रेगर साहब का बड़ा फेमस थ्योरी है। चलिए देखते हैं क्या है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है क्या। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये असल में एक जो ह्यूमन है, जो पर्सन है हमारा, इसके नेचर को दिखलाता है। नेचर का मतलब इसके काम करने की रुचि और कितना काम के प्रति ये अपना रचा रखता है। जो थ्योरी एक्स वाला बंदा होता है वो काम पसंद नहीं करता है, मतलब वो आलसी किस्म का इंसान होता ना, बैठे बैठे सैलरी दे दो। कितने लोग आपके सराउंडिंग ऐसे होंगे जो काम करना रत्ती भर पसंद नहीं करते, बैठे बैठे पैसा मिल जाए बस वही चाहते हैं। तो डिसलाइक अ वर्क टू बी डायरेक्टेड, ये चाहते हैं कि कोई मुझे काम बताओ तब मैं करूंगा, नहीं बता रहे हो भाड़ में जाओ, नहीं करूंगा। मतलब नौकरी लग गई ना, खासकर सरकारी नौकरी वाले पर्सन इसमें सबसे ज्यादा आते हैं। मैं सीरियसली बोलता हूँ, सरकारी नौकरी वाले लोग ना सबसे ज्यादा इसमें आते हैं, क्योंकि उनको काम जब तक नहीं बताओ तब तक वो नहीं करने वाले, भाड़ में जाओ, मुझे क्या है, कर तुम्हारी नौकरी है तुम देखो। ठीक है ना। वो क्रिएटिविटी के नाम पर भैया जीरो होता है, मतलब कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन थ्योरी एक वाई वाले बच्चे होते हैं ना, वो काम पसंद करते हैं कि हाँ वो काम पसंद करते हैं, उनको काम तो दो। वो काम पसंद करते हैं, वो उनको जो मिलता है वो पसंद करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ तो ये मुझे पसंद है। ठीक है, आप मुझे यहाँ 4 घंटे पढ़ाने बोल दोगे, मैं 4 घंटे पढ़ा लूंगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आराम से। ठीक है, वो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो थ्योरी वाई वाले बंदे, अब आप कमेंट करके बताओ आप कौन है, थ्योरी एक्स वाले बंदे या थ्योरी वाई वाले बंदे। सच सच कमेंट करना, झूठ मत बोलना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरी एक्स जो है वो एज्यूम करता है एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क और अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने देखा कि हाँ भैया ये काम पसंद नहीं करते हैं और डिसलाइक करते हैं चीजों को लेकर के। ठीक है ना। फिर क्या थ्योरी वाई, वो एज्यूम करती है एम्प्लॉय सिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डायरेक्शंस। वो एम्प्लॉय वाई जो होता है वो क्या होता है, कर्मचारी जो जिम्मेदारी चाहते हैं और काम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल, हमने ये भी देखा कि ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थ्योरी एक्स जो है एम्फसाइज करता है पार्टिसिपेंट द मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट करना चाहता है मैनेजमेंट में। ये थ्योरी एक्स में नहीं होता, वाई में होता है। थ्योरी वाई जो है वो व्यू करता है मोटिवेशंस और प्राइमरली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस मिलता है, नहीं इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। थ्योरी वाई वाला जो बंदा होता है ना वो अंदर से मोटिवेटेड रहता है, बाहर से उसको कुछ मोटिवेशंस के लिए नहीं चाहिए होता है। तो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नीड थ्योरी की बात हो रही है, नीड ऑफ अचीवमेंट पावर एफिलिएशंस की बात हो रही है, एमसी कैलेंडर द्वारा का जो दिया हुआ था, एमसी कैलेंडर की जो नीड थ्योरी है उसके रिगार्डिंग में ये है। ठीक है, तो एमसी कैलेंडर की जो नीड थ्योरी थी उसको 3 पार्ट में बांटा गया था। फर्स्ट वन इज अचीवमेंट्स, सेकेंड वन इज एफिलिएशन एंड थर्ड वन इज पावर। उन्होंने अपनी थ्योरीज को 3 कैटेगरीज में बांटा था और 3 के आधार पर लिया था। अचीवमेंट्स में क्या आता था, जहां पर जो एम्प्लॉइज था या जो पर्सन होते हैं वो सेल्फ चैलेंजिंग गोल से लेकर के चलते हैं, वो चैलेंजिंग गोल सेटअप करते हैं, बड़े से बड़ा टफेस्ट गोल लेकर के चलते हैं और उसको पूरा करते हैं। कोई छोटा मोटा गोल नहीं होता, हायर गोल होता है, मतलब इंडिविजुअल हाई नीड, वो हायर नीड के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। वो टेक अ रिस्क, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो फीडबैक लोगों से लेते हैं, वो इंजॉय करते हैं अपने अचीवमेंट्स को और उसको और ग्रोथ करते हैं हमेशा। ये हो गया अचीवमेंट्स वालों के बारे में। एफिलिएशन की बात करूं, प्रेफर अ कॉर्पोरेशंस, ये कॉर्पोरेशंस के साथ जाना पसंद करते हैं। ये इनकी डिजायर जो होती है वो इंक्लूजन होती है। ये अवॉइड करते हैं किसी तरह के कन्फ्लिक्ट, किसी तरह कोई कन्फ्लिक्ट यानी कि क्या बोलते हैं सोर्स रावर, ये सब चीजों से दूर रहना पसंद करते हैं। ये रिलेशनशिप डेवलपमेंट बहुत अच्छा पसंद करते हैं, ग्रोथ और उसके हिसाब से ग्रोथ करना पसंद करते हैं। पावर, ये वैसे बंदे होते हैं जो लीड करना पसंद करते हैं, मतलब नेतागिरी वाले चीजों में आना चाहते हैं। ठीक है ना, जो लीडर बनना चाहते हैं उनके लिए ये बेसिकली है। ये कंपटीशन प्रेफर करते हैं कि हाँ चूंकि लीडर बनना है तो कंपटीशन तो मिलना ही मिलना है, तो उस चीज में मिलते हैं। ये रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, ये मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा। तो ये सारी चीजें तीनों के लिए, मतलब कैलेंडर ने 3 थ्योरीज 3 पार्ट्स में थ्योरी को डिवाइड किया और ये थ्योरी है अचीवमेंट्स, एफिलिएशन और पावर। ठीक है ना, अब उसके हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करो। चलो, अचीवमेंट्स जो है फोकस करता है एक्सीलेंस पर और सक्सेस पर, बिल्कुल सही बात है हमारा, अभी हमने देखा है इसको कि वो किस पर फोकस करता है हमारा, अचीवमेंट जो है वो चैलेंजेस और एक्सेलेंस पर। पावर की बात करूं तो इन्फ्लुएंसिंग अदर,
जो पावर है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। पावर में हमने क्या देखा था? पावर में हमने लीडर को देखा था। जो लीडर रहेगा वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा ना, अपनी बातों पे, अपनी चीजों को समझाएगा, ठीक है ना, तो लीडर तभी बन सकते हैं। एफिलिएशन की बात करूं तो एम्फेसाइज करता है सोशल रिलेशनशिप में। अभी हमने देखा था एफिलिएशन में हम रिश्ते बनाते हैं, दोस्ती करते हैं और उसके दम पर अपना जो गोल्स होता है वो पूरा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। एमसी कैलेंड ने प्रेफर किया था फिजिकल नीड्स को प्राइमरी मोटिवेशंस का। नहीं भैया, इन्होंने तीन नीड्स मानी है, अचीवमेंट्स, एफिलिएशन और पावर, तीन तरह के नीड्स इन्होंने दी है। ये साइकोलॉजिकल नीड से उनको कोई मतलब नहीं है, जो साइकोलॉजिकल वाला पार्ट है उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहा है। सो एक दो तीन इसको काट दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। वूम साहब ने दिया था एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। चलो पहले थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक ना। वूम साहब की दी हुई है वूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। वूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी तीन चीजों पर मिलकर के बनती है। फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड वन इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी और थर्ड वन इज वैलेंस। ये बेसिकली हमारे रियल लाइफ का पार्ट है, एकदम रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्या क्या चीजें हैं ध्यान से समझो। एक एम्प्लॉय बिलीव करता है दैट एफर्ट विल रिजल्ट एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, यानी कि यहां पर साफ साफ बोला गया है कि अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आपको अपनी एफर्ट भी अच्छी लगानी होगी, ठीक है। मतलब आप जितना एफर्ट लगाते हैं आपका रिजल्ट उसी के बराबर में आता है। ऐसा नहीं है कि भैया आप पढ़ेंगे आधा घंटा और आप रिजल्ट चाहेंगे कि भैया आप टॉपर बन जाए। ये तो किस्मत वाली बात है, तो किस्मत को छोड़ देते हैं, नॉर्मल इंसान में आते हैं। तो भाई अगर आपको टॉपर बनना, अगर आपको सच में रिजल्ट लाना है, खास करके मैं जेट की बात करूं, अगर मैं स्पेशली जेट की बात करूं, तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 6% बच्चों का ही सिलेक्शन होना है और 94% बच्चे जो होंगे ना वो फेल होंगे। ये आपको भी पता है, ये फेल होने वाले और ये पास होने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको 6% में आना है तो इन 94 से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करेगी। तो आपकी एफर्ट, यानी कि या किस पे बात किया, एफर्ट और रिजल्ट्स को इन्होंने मिलाया। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी। इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेंसी है हमारा, ठीक ना। द एम्प्लॉय बिलीव दैट एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस विल प्रोड्यूस द डिजायर रिवॉर्ड। जो आपको चाहिए, जो आपको रिवॉर्ड चाहिए उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार आपको बोलता हूं, अगर रिजल्ट चाहिए तो भैया खास करके अभी से लेकर के एग्जाम तक के लिए डेली 5 से 6 घंटे, पॉसिबिलिटीज है कम से कम 4 घंटे और उससे ज्यादा 6 घंटे 7 घंटे जितना आप पढ़ सकते हो, मतलब 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। इतनी नहीं पढ़ोगे काम नहीं चलेगा, रिविजन्स चाहिए, प्रैक्टिसेस चाहिए, काम बन जाएगा अपने आप। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटेलिटी। वैलेंस क्या है? इंप्लॉइज वैल्यू द रिवॉर्ड्स, यानी कि वैलेंस मतलब रिवॉर्ड, जहां पर उनको वो वैल्यू मिलती है उनके काम के आधार पर, ठीक है। तो ये तीन पार्ट को ध्यान रखना है। चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंस। बात तो सही है, ये तीन चीज सही बात इन्होंने की थी, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और हमारा वैलेंस के बारे में, यानी कि उम्मीद, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंस, ये तीन चीज इन्होंने लिया था। एक्सपेक्टेंसी रेफर्स करता है बिलीव दैट एफर्ट लीड टू परफॉर्मेंस। देखो तीन चीजें हैं, आपकी एफर्ट अच्छी होगी तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। ये चार चीज समझो कैसे हुआ। मतलब ये आपकी एफर्ट, मतलब अगर आप मान के चलो अभी आप प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करते हैं, मुश्किल से मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लो अभी आप सिर्फ 1 से 2 घंटे स्टडी करते हैं, ठीक है। और जब भी आप टेस्ट देते हैं, कोई टेस्ट देते हैं, तो मुश्किल से 50 से 60% का रिजल्ट आता है, ठीक है ना। आपने क्या किया, इस 1 से 2 घंटे को आपने 4 से 6 घंटे में कन्वर्ट किया। अब ये जो आपने ज्यादा मेहनत करना शुरू किया, दिस इज कॉल्ड योर एफर्ट, दिस इज कॉल्ड योर एफर्ट। आपने क्या लगाया सर? अपनी एफर्ट लगाना शुरू कर दी। अच्छा एफर्ट लगाओगे तो क्या होगा सर? इससे जो आपका जो टेस्ट का रिजल्ट जो था ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो टेस्ट का रिजल्ट था अब आप चेक कर रहे हैं तो भैया ये लगभग 70 से लेकर के 90% तक आना शुरू हो गया। तो इससे आपकी क्या बेटर हुई? आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। इससे आपका क्या अच्छा हो गया? ये जो रिजल्ट हुआ, देखो पहले कितना था 50 से 60, अब क्या हुआ? परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो क्या होगा? परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो
आप 6% वाले कैंडिडेट में आ सकते हैं। 6% कैंडिडेट मतलब रिजल्ट। अब अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा क्या मिलेगा? हमारा जेट का डिग्री। और जेट की डिग्री किस लिए? ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। यानी कि हमें क्या चाहिए? जो हमारा आउटपुट है वो मिलेगा। तो वैलेंस दो वूम वेक्टर की थ्योरी ऐसे काम करती है। एफर्ट ज्यादा लगाइए, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा तो जो आपको चाहिए वो अच्छा होगा, मतलब जो आप चाहते हैं वो होगा। समझ में आया? ये है वैलेंस वूम वेक्टर की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो कि बहुत रियलिटीज पर काम करती है। रियलिटी फैक्ट है ये, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एजम्पशंस पर। आप खुद सोचे देखो ना, आप आधे एक घंटे पढ़ते हो और कोई बच्चा 4 घंटा पढ़ रहा है विद द मोटिवेटेड, तो ऑफकोर्स रिजल्ट अच्छा आएगा उसके पास। तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा दूसरा भी, कोई शक नहीं है इसमें, है ना। इंस्ट्रूमेंटेलिटी रेफर्स टू द बिलीफ दैट अ परफॉर्मेंस लीड टू रिवॉर्ड्स। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपका रिवॉर्ड अच्छा होगा, ये तो हम देख ही रहे हैं, है ना। परफॉर्मेंस बेटर हुआ तो रिजल्ट अच्छा, रिजल्ट अच्छा तो रिवॉर्ड अच्छा। सिंपल सा लॉजिक है एकदम। वैलेंस मेजर करता है आपके स्ट्रेंथ और सुपरविजन को, नहीं। वैलेंस किसको किसको देखता है? एफर्ट को, परफॉर्मेंस को और रिजल्ट को, इन तीन चीजों को देखता है वो। आपकी स्ट्रेंथ को कोई कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेंथ वगैरह कहां पर देखने को मिलता है? शॉर्ट में। देखो आज की क्लास एचआरएम अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ लिया, लिख के देता हूँ भाई, कहीं नहीं जाएगा, पूरा एचआरएम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। खास रिमोटिवेशन थ्योरी तो पूरी क्लियर हो जाने वाली है। बस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो भाई टाइम पास में अगर यूट्यूब वाले भी क्लास करोगे तो आपकी मर्जी है। ठीक है। हम लोग आप लोग को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, देखो। नेक्स्ट है इक्विटी थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इक्विटी थ्योरी इनपुट और आउटपुट पर काम करता है। मतलब ये जो अंदर डालोगे वही बाहर आने वाला है। मतलब एक कहावत सुना ना, जैसा बोया है वैसा पाएगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। दिस इज कॉल्ड इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी किस चीज पर काम करता है? तो इनपुट और आउटपुट पर काम करता है। जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट। इनपुट का मतलब जो बोओगे सो पाओगे, एकदम बोला, कहावत सुने ना, वही है। मतलब अगर आपने हार्डवर्क अच्छा किया, ये इनपुट है आपका, हार्डवर्क अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, आपने वर्क परफॉर्मेंस किया, तो मिलेगा क्या? रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। अगर आपने स्टडी अच्छा किया, आपने 4 से 6 घंटे स्टडी किया, तो पॉसिबिलिटीज है कि आपको जेट भी मिलेगा। नहीं पढ़ोगे तो भाई नहीं मिलेगा। अच्छा ये भी नहीं है कि भाई पढ़ रहे हैं बस कुछ भी पढ़ रहे हैं, नहीं। एक चीज ये भी बता दूं कि एक चीज ये भी, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 4 6 घंटा तो पढ़ रहे हैं बट फिर भी जेट नहीं क्लियर होता है। रीजंस पता है क्या? क्योंकि डायरेक्शन सही नहीं होता है। तो डायरेक्शन भी मैटर करती है। इनपुट का मतलब ये भी नहीं कि भाई इनपुट डाल कहाँ रहे हैं। ठीक है ना। अब हमें काटना है एक बड़ी सी पेड़ और हम लेके जा रहे हैं छोटी सी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरी, जो होता है ना, पतला सा जो रहता है, क्या बोलते हैं, जो भी बोलो, ठीक है ना। बड़ा सा पेड़ काटना, छोटा सा आरी लेके जा रहे हैं। भाई कर ले मेहनत, जितनी मेहनत करनी है। पेड़ काटने में जमाना बीत जाएगा लेकिन पेड़ नहीं कटेगी तुमसे। लेकिन उस पेड़ को काटने के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, आपको वो चाहिए। तो सेम चीज है, अगर किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको वो चाहिए जो उसके लिए प्रॉपरली हो। मेहनत से सिर्फ काम नहीं बनता, याद रखिएगा हमेशा, इसलिए इनपुट बोला गया है। इसमें ये नहीं बोला गया कि आपकी एफर्ट कितनी है। इनपुट सही आउटपुट देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है हमेशा। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एम्प्लॉय कंपेयर देयर इनपुट आउटपुट रेशियो। बिल्कुल सही, हम इनपुट आउटपुट रेशियो पर बात करते हैं। ठीक है ना। इनइक्वालिटी लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। अगर इनइक्वालिटी होगी, मतलब इनपुट और आउटपुट इक्वल ना हो, तो डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। ये अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। सर हम काम तो जी जान कर रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे बहुत बेकार लगता है। ठीक ना। सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने पहले भी कहा है, मेहनत मैटर नहीं करती है, सही डायरेक्शन भी मेहनत करता है। ठीक ना। केवल मेहनत करते हो भाई, मेहनत तो आपको लेबर कूली भी करते हैं, ध्यान से समझो। एक इंसान मेहनत करता है और एक लेबर कुली भी मेहनत करता है। लेबर कुली कितने भाई, जितना वो खटता है ना उतना कोई नहीं खटता है। लिटरली बताओ तो हम लोग भी उतना नहीं खटते हैं। वो सुबह आपका 7 8 बजे से 8 बजे से स्टार्ट होता है, शाम को 5 बजे तक भाई कुदाल पूरा चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। सर पे बोझा ढोई जा रहा है, ढोई जा रहा है। बट लिटरली वो शारीरिक मेहनत, वो मेहनत उस डायरेक्शन पर नहीं है जितनी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मेहनत से सिर्फ काम नहीं होता है, वो डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो इनइक्वालिटी होगी अगर मेहनत के हिसाब से, अगर आपको आपका इनपुट के हिसाब से आउटपुट नहीं होगा, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है हमारे पास। इक्विटी थ्योरी बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वेजेस लेवल। ये बेसिकली वेजेस लेवल को डिफाइन करने के लिए बना हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
सिर्फ मेहनत के हिसाब से पैसा आने के लिए नहीं बना हुआ है ये और भी बहुत सारी चीजों, इनपुट आउटपुट एफर्ट रास्ता, बहुत सारी चीजों को देखने के लिए बना हुआ है। छोटी मोटी चीज नहीं है भैया कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में बताओ, सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनता ये। एम्प्लॉयज में रिड्यूस द एफर्ट टू रिजल्ट इक्विटी, यानी कि कर्मचारी इक्विटी बहाल करने के लिए प्रयास कम कर सकता है। यानी कि जो कर्मचारी है वो रिड्यूस करेगा अगर अपना एफर्ट, तो यहां पर उसकी जो इक्विटीज है उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है, वो भी रिस्टोर, मतलब अगर आप मेहनत कम करोगे तो रिजल्ट भी कम आपको मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईआरजी थ्योरी, जो मास्लो साहब ने दिए थे ना 5 नीड्स थ्योरी, उसी को इन्होंने डेवलप किया है ईआरजी थ्योरीज में। मास्लोज ने क्या दिया था हमें? पहला दिया था साइकोलॉजिकल नीड, दूसरा दिया था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, तीसरा दिया था सोशल नीड, चौथा दिया था स्टीम नीड और पांचवा दिया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसी दो, एक और दो को मिला करके बनाया गया है एग्जिस्टेंस नीड। जो हमारा सोशल नीड है और स्टीम नीड है, स्टीम नीड को भी आधा कर दिया गया है, उसको मिलाकर बनाया गया है रिलेटेंडेंस नीड। और स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मिलाकर बनाया गया ग्रोथ नीड। तो ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेंडेंस और ग्रोथ, इसको बोला जाता है ERG थ्योरी। ठीक है ना? अल्फर्ड साहब ने दिया हुआ है तो याद रखेंगे, इन्होंने उसी नीड को थोड़ा सा और एलोबरेट करके बताया, जो पहले मैंने बताया था वही देख लो। ठीक है ना? मास्लोस ने मैंने बता ही दिया है। चलो जल्दी से बताओ। ERG थ्योरी जो है वो मास्लोस की नीड ऑफ थ्योरी को 3 कैटेगरीज में बांटता है। बोल ये रहा है कि ERG थ्योरी जो है वो मास्लोस की जरूरतों को 3 कैटेगरी में बांटता है। बिल्कुल, हमने देखा ही अभी, 5 थ्योरी को, 5 नीड्स को 3 नीड्स में कन्वर्ट कर दिया इसने। एग्जिस्टेंस नीड जो है, ठीक है ना, यानी कि जो सबसे नीचे वाली नीड थी, वो साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को मिला करके बना हुआ है। यानी कि जो नीड फर्स्ट थी और जो नीड सेकंड थी, इन दोनों को मर्ज करके बना हुआ है। अभी हमने देखा भी आपके सामने, ये देखो, है ना, समझाया था। सॉरी, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल इज द पार्ट ऑफ द ERG थ्योरी, यानी कि जो फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन सिद्धांत है वो ERG के साथ में काम करता है। अच्छा, ये कहां पर काम करता है? ये फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन वाली थ्योरीज में है क्या चीजें? देखो असल में है क्या, कि जो हमारी थ्योरीज के पार्ट हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे इस जगह पर जहां पर हम आते हैं, यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में इसको बांटा है। असल में 2 पार्ट्स में क्यों बांटा है? क्योंकि ये जो ऐसा वाला पार्ट है, यहाँ पर हमने 2 पार्ट डाले हैं, ERG साहब ने, एडल साहब ने 2 पार्ट डाले थे, जहां पर उन्होंने सोसाइटी को और जो क्या बोल सकते हैं, जो जो हमारा स्टीम नीड था, स्टीम नीड को 2 पार्ट में, जहां पर एक के साथ में हमें आगे बढ़ने के लिए या फिर लोगों के साथ में अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ऐसे हैं ऐसे हैं, आईफोन लिए हुए, आईफोन वाले देखता हूँ ना, आईफोन वाले फोटो खींचते हैं ऐसे करके, वो ऐसे करके मिरर के सामने फोटो खींचते हैं, असल में वो अपना शक्ल नहीं दिखा रहे, वो यहाँ का लोगो दिखा रहे तुम्हें। ठीक है, तो ये एक तरह का फ्रस्ट्रेशन वाला पॉइंट है कि साला, अब आईफोन सामने वाले ने दिखा दिया, आपके दोस्त ने दिखा दिया, अब आपके अंदर भी खुजली हो रही है, नहीं मुझे भी आईफोन लेना है, साला वो ले सकता है तो मैं नहीं ले सकता हूँ क्या? अब आपके अंदर भी खुजली हो गई। तो ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन पार्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो हमारा ERG थ्योरीज है उसमें इसको स्पेशली कवर अप किया गया है। ERG थ्योरी जो है वो रिजेक्ट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल नीड्स ऑपरेटिंग टुगेदर। नहीं, मास्लोस ने ये कहा था कि सारी नीड्स एक साथ नहीं चलेगी, एक एक करके आएगी, बट जो ERG है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ, जो 3 नीड्स है हमारी, आप तीनों एक साथ में कवर अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये बेसिकली हमारा फाइनेंस और नॉन फाइनेंस नीड के हिसाब से है। तो फाइनेंस मतलब पैसे वाला, नॉन फाइनेंस मतलब बिना पैसे वाला। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। थोड़ी सी क्लास आज लंबी होगी बिकॉज ऑफ काफी डिटेलिंग लेके चल रहा हूँ, इसलिए क्लास लंबी होगी, बट पढ़ने का मजा इसी में है भाई, याद रखना। बाकी आपकी मर्जी है। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मॉनेटरी इंटेंसिव जो इंसेंटिव्स मिलता है हमें, वो हमारे लिए एक्सटेंसिव मोटिवेशन का काम करता है। अभी मैंने आपको कहा कि अगर अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी अगर आपकी लगती है, तो आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 1 लाख रुपए होगी पर मंथ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, सरकार ने नई पॉलिसी लाई है, अब आपको 5 लाख मिलेगी। अब सीरियसली बताना, अगर आप 1 लाख के लिए 2 से 3 घंटे पढ़ रहे थे, तो क्या इस 5 लाख के लिए आप सीरियसली बताना 10 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे आप?
29 तारीख को एग्जाम है आपका। अब आप सब बोलोगे ना भाड़ में जाए, मैं जो भी काम कर रहा था भैया, 1 महीने के लिए मैं दुनिया से दूर हो जाता हूँ। 1 महीने दुनिया गया तेल लेने, मैं पढ़ाई करूंगा पूरा का पूरा, 10 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ूंगा, भाड़ में जाए दुनिया। आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना? बहुत लोग नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनसे होगा ही नहीं, असल में उनसे होगा नहीं। बट जिनसे होगा वो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक्सटेंसिव है ना, आपने पैसे देख करके पढ़ाना शुरू किया। दिस इज मॉनिटरी इंसेंटिव्स, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड जॉब इनहेंसमेंट जो होता है वो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन का काम करता है। मतलब कि पहचान मिलना और नौकरी में सुधार होना, मतलब एक तरह से तरक्की होना, प्रमोशंस होना, आप ग्रोथ हो रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन अच्छा लगता है ना जब हमारी थोड़ी सी वैल्यूज बढ़ती है, तो ये भी अच्छी बात होती है। जैसे कि आप स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी भी सैलरी और एचओडी की सैलरी ऑलमोस्ट एक जैसी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे से, बहुत ज्यादा नहीं। अगर लेकिन आपको एचओडी बना दिया जाए तो नहीं लगेगा अरे साला हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए हैं भाई बाबू साहब, आप तो फील आने लगती है ना अंदर से। बात समझ रहे हो? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो होती है वो अलोन इंश्योर करती है लॉन्ग टर्म मोटिवेशन को। फाइनेंशियल मोटिवेशन और लॉन्ग टर्म में मोटिवेशन करती है नहीं, वो शॉर्ट टर्म होती है। पैसे जो होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन का काम करते हैं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंसेंटिव्स आपको मिल रही है, आपको आदी हो गया आप। मतलब अगर आप डेली 100 रुपए कमा रहे हैं ना, तो आपको वो 100 रुपए का वैल्यू नहीं मिलती है। अब आप 500 चाहेंगे, कल को आप 500 रुपए भी डेली कमाने लगोगे ना, तो 500 की वैल्यू नहीं रहेगी, आप चाहेंगे 1000 मिले। तो पैसे कभी भी जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं काम हो सकता, कभी नहीं काम हो सकता, ये पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें नॉन फाइनेंस वाला चीज ऐसा है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एम्फसाइज करती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ बिल्कुल, आज की जो चीजें हैं वो इंट्रिंसिक मोटिवेट करती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे इंट्रिंसिक चीजें हैं, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हाँ चलो देखो फी आप कोर्स लोगे नहीं लोगे। अब जितने भी लोग यूट्यूब में पढ़ते हैं, क्या सबके सब कोर्स लेते हैं? ऑफ कोर्स नहीं लेते हैं भाई। मुश्किल से 1-2% बच्चे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मुश्किल से 1-2% या 10% चलो आ गए भाई, उससे ज्यादा नहीं होगा। बट 90% तो फ्री में पढ़ रहे हैं ना। और यूट्यूब पर भी हम लोग प्रॉपर डेडिकेशन में पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर डेडिकेशन में आपको पढ़ाते हैं। यूट्यूब का जो सीरीज है, अभी ये 26वां क्लास है, 26 क्लास हमने यहाँ पर दे दिए। तो भाई ये सारी चीजें क्या है एक तरह से, ये हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 1, 2 और 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड मॉडल, ये जो हार्वर्ड मॉडल ऑफ एचआरएम है, ये किस चीज को डिफाइन करता है? तो जल्दी से बताओ, ये जो हार्वर्ड मॉडल ऑफ एचआरएम है वो किस चीज के लिए है? चलिए जल्दी से बताएं।